हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है इसको देखने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वो रहा है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की। तो वियना सम्मेलन जो हुआ था इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेज़बानी किया था, और वियना सम्मेलन के द्वारा ही नेपोलियन युग का समाप्ति हुआ और मेटरनिख जो युग था इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया। तो बताना है कौन सा सम्मेलन है जिसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति की जो राशि थी उसे कम कर दिया गया। तो सम्मेलन था लॉसने सम्मेलन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में जो न्यू डील है इसको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। तो जो हिगेल था यह जर्मनी का एक दार्शनिक था। वियना कांग्रेस की मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना, यानी पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है, सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो था यह यूनान का निवासी था। यूनान का निवासी कौन था, सिकंदर था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, कब 789 यानी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र है जेना विश्वविद्यालय यह जर्मनी में स्थित है। तो जर्मनी में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो यह क्या था, यह आंदोलन का केंद्र कौन था, जेना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कोसुत का संबंध किस देश से है। तो कोसुत का जो संबंध है यह है हंगरी से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली तथा जर्मनी जो है वह वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में पुनः बूर्बो राजवंश की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूर्बो राजवंश की स्थापना पुनः किया गया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध है वह कार्बोनरी संगठन से था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। और आपसे पूछेगा कि कार्बोनरी की स्थापना किसने किया था। तो ग्युअर्टी नामक व्यक्ति ने कार्बोनरी की स्थापना किया था। तो कब किया था। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था, लेकिन इसी से क्या था, मेजनी का संबंध था। तो पूछता है बार बार मेजनी का संबंध, तो कार्बोनरी संगठन से था जिसकी स्थापना 1810 में ग्युअर्टी नामक व्यक्ति ने किया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काउंट काबूर ने ही जर्मनी की समस्या जो था उसको विश्व की समस्या बना दिया था। और जर्मनी की समस्या नहीं, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया है, जर्मनी की समस्या को काउंट काबूर ने नहीं बल्कि इटली की समस्या को विश्व की समस्या काउंट काबूर ने बना दिया था। काउंट काबूर जो था उसे इटली के एकीकरण का दिमाग भी कहा जाता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, जबकि मेजनी को इटली के एकीकरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी जिसकी स्थापना प्रासा के देखरेख में हुआ था। तो कब हुआ था? 1834 में प्रासा की देखरेख में जालबेरिन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है यह बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क 1862 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। बिस्मार्क का जो जन्म है वो 1815 ईस्वी में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है यह 1871 में हुआ था। 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था और 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। तो सेडोन और सेडोवा में कन्फ्यूजन नहीं करना है। सेडोन कहेगा तो 1870 में और सेडोवा कहेगा तो 1866 में। यहाँ से पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, तो 1871 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा यूनान, जहाँ का सिकंदर रहने वाला था। अगला प्रश्न है नेपल्स की संधि कब हुई थी? तो 1821 में नेपल्स की संधि हुई थी। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्चिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1838 में चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 में। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्व जो है इसकी व्याख्या हेगेल ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपोल की जो संधि है वो 1829 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपोल की जो संधि है यह तुर्की और रूस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी संधि के तहत तुर्की को यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो सेडोन का जो युद्ध है यह फ्रांस और प्रसा के मध्य हुआ था। तो कब हुआ था? तो आपको कमेंट करके बताना है कि सेडोन का जो युद्ध है यह कब हुआ था। हमने अपने वीडियो के ऊपर के प्रश्नों में इसकी चर्चा किया है। अगला प्रश्न कर रहा है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? तो हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण अधिपत्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो जो पोलैंड में विद्रोह हुआ था उसको बताना है किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वह सेडोन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन का युद्ध 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। उसके बाद से क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वह था मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने 1834 में किया था, जबकि यंग इटली की स्थापना 1831 में मेजनी के द्वारा किया गया था। कार्बोनेट संगठन से ही मेजनी का संबंध था। मेजनी को इटली के एकीकरण का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज जो है वह चीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा तुर्की। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। 1815 में वियना कांग्रेस ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। बिस्मार्क 1862 में जर्मनी का क्या हुआ था? चांसलर बना था। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में मेजिनी का संबंध है, काउंट काबूर का संबंध है और गैरीबाल्डी का संबंध है, जबकि बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी के एकीकरण से है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मार्क मेजिनी को इटली के एकीकरण का पिता कहते हैं, काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, जबकि गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण
काउंट कपूर को इटली के एकीकरण का दिमाग बोला जाता है और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार बोला जाता है। एक बार और रिपीट कर लीजिए। देखिए, मेजनी जो है इसको इटली के एकीकरण का पिता कहा जाता है, काउंट कपूर को इटली के एकीकरण का दिमाग बोला जाता है और गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। इसका संबंध लाल सेना से था, लाल कुर्ती से था। अगला प्रश्न कह रहा है 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ। तो 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में सेडोन के युद्ध 1870 में हुआ और उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में मेजनी और इमैनुअल, उसको से गैरीबाल्डी और काउंट कपूर सबने क्या किया था, योगदान दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन जो था यह ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने अमेरिका में न्यू हार्मनी की स्थापना किया था, रॉबर्ट ओवन ने। तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड, यही आपका आज का यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इसका हमने अति महत्वपूर्ण 40+ प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसका चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।